गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम मैट्रिक पास कर गए तो अपने फ्यूचर को कैसे संभालें। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैट्रिक तक सबको जनरल एजुकेशन लेना होता है, वहां तक आप बिल्कुल 10th पास कर जाते हैं, लेकिन 10th के बाद आपके जीवन की एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट शुरू होती है, जहां पर आपको बहुत सारे संभल संभल के डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्योंकि अभी लगातार जो आप देख रहे हैं, पढ़ाई के प्रति लोगों का जो निराशा आ रहा है, पढ़ाई में जो फेल्योर हो रहा है, पढ़ाई में जो डिप्रेशन हो रहे हैं, इन सब का वजह है कि 10th करने के बाद आपको एक बहुत सुंदर गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, आपको एक बहुत ही अच्छा सलाहकार की जरूरत पड़ती है, और वो आप नहीं लेते हैं और जैसे तैसे आप अपना कैरियर चुन लेते हैं या सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि आप उसमें जो सफलता पानी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि 10th के बाद आखिर हम लोग क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। तो बात करते हैं कि 10th के बाद खास करके जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके पास दो ऑप्शन आती है। पहला ऑप्शन होता है उनके पास मैथ और दूसरा ऑप्शन होता है बायोलॉजी। आप जानते भी हैं कि जैसे ही बच्चा 10th पास करता है तो 11th और 12th 2 साल का कोर्स है, जिसको आप आईएससी कहते हैं। तो आईएससी मैथ से भी होता है और बायोलॉजी से भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे लिया जाता है। अगर आपका रुचि दोनों में ही बराबर लग रहा है तो आप दोनों ही ले सकते हैं। अगर आपकी रुचि मेडिकल लाइन में है तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। अगर आपकी रुचि इंजीनियरिंग लाइन में ज्यादा है, आप अपने को इंजीनियर के रूप में ज्यादा बेटर समझते हैं, तो आप मैथ भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास मैं बात करूं तो 10th पास करने के बाद तीनों ऑप्शंस होते हैं। मतलब आप केवल मैथ से कर सकते हैं, केवल बायोलॉजी से कर सकते हैं, या मैथ बायोलॉजी दोनों से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि आपको 11th 12th करने के लिए सब्जेक्ट की चुनाव करनी पड़ती है। तो देखिए जैसे अगर आप मैथ से करना चाहते हैं, केवल मैथ से करना चाहते हैं, तो आपका सब्जेक्ट बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश। क्लियर है? अगर आप केवल बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। क्लियर है? अगर आप दोनों स्ट्रीम में चालू रखना चाहते हैं, दोनों ही की तरफ आपका लगभग बराबर का रुझान है, इसका डिसीजन आप थोड़ा आगे लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सब्जेक्ट बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये मेन हो गया। मैथ में आप एक्स्ट्रा मैथ ले लीजिए और हिंदी और इंग्लिश। क्लियर है? अब आप कैसे हो गए कि मैथ और बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम आपका चालू रहेगा, क्योंकि वो डिसीजन आप शायद 12th करने के बाद लेना चाहते हो, क्योंकि आप बेहतर से बेहतर पहले 2 साल तैयारी करते हैं, जिसमें आपकी रुचि ज्यादा हो जाती है, जिसमें आपका नंबर ज्यादा आ जाता है, वो आपका मेन स्ट्रीम बन जाता है, दूसरा एक्स्ट्रा में रह जाता है। मतलब आपका दोनों लाइन खुला रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम तैयारी करते हैं तो देखिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह पर डिसाइड होना ही पड़ेगा, और ये डिसीजन कौन लेगा? एक अच्छा गाइडलाइन या निर्देशक के अंदर में रहकर लेंगे, तो आपको पढ़ने की रुचि बनी रहेगी और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी और आपका सफलता का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हम आपको बहुत ही अच्छा से समझाना चाहते हैं कि 10th के बाद विदाउट गाइडलाइंस, बिना गाइडलाइंस का कोई भी चुनाव नहीं करें, क्योंकि जब तक आप तर्क वितर्क से बढ़िया से समझ बूझकर किसी अच्छे व्यक्ति के देखरेख में अपनी सब्जेक्ट की चुनाव नहीं करते हैं, तैयारी की स्टार्टिंग नहीं करते हैं, तो सफलता के चांसेस उतना ही कम हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों की मेहनत बेकार न जाए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको अगर कोई भी सजेशन देने वाला नहीं मिलता है तो आप पटना साइंस एकेडमी में आकर पर्सनली हमसे आगे की तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट से करनी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट रखनी है, उसकी तैयारी का गुण मंत्र क्या होगा, कितना देर पढ़ना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो तमाम इंफॉर्मेशन
फ्री में उपलब्ध है पटना साइंस एकेडमी, बाजार समिति, साकेतपुरी, पटना में। इसलिए बच्चों, हम आपकी मदद के लिए सतत तत्पर रहते हैं, क्योंकि अगर आप इस समय को गंवा दिए तो फिर क्या होता है, आप जैसे तैसे 2 साल तैयारी करते हैं और उसमें आगे बढ़ने के बदले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाता है और आप फिर कहते हैं कि हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ही एक अच्छा गाइडलाइन लेते हैं, एक अच्छा सलाह लेते हैं और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं, क्योंकि 10th तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। 11th में आप जानते हैं, जैसे ही आप ISC में आते हैं, यहाँ से बहुत सारी रास्ते खुल जाती है। जैसे अगर बात करूं तो मुख्य रूप से 3 रास्ते तो बिल्कुल ही खुल जाते हैं। एक आर्ट्स की रास्ते खुल जाते हैं, एक कॉमर्स की रास्ता खुल जाता है, एक साइंस का रास्ता खुल जाता है। फिर साइंस में भी 2-2 ब्रांचेस बन जाते हैं, मैथ स्ट्रीम अलग हो जाता है, बायोलॉजी का स्ट्रीम अलग हो जाता है, कंबाइंड वाला अलग चलता है। तो आप समझ ही रहे हैं, ये जगह बहुत बड़ा भटकाव का है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन का पॉइंट है। इसलिए यहाँ पर एक अच्छे जानकार की, सलाहकार की मदद पड़ती है, जो आपको एक अच्छा गाइडलाइन या दिशा निर्देश दे सके। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको मैथ में आगे जाना है तो आगे की क्या क्या पहलू हो सकते हैं। मेडिकल में अगर आपको आगे जाना है तो फिर मेडिकल में आप जानते हैं ISC पहले आप करते हैं, ISC में एक अच्छा नंबर आपको आता है, फिर आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं। फिर नीट में भी बहुत सारे स्टेज है, बहुत सारे जगह हैं जहां आपको गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, कितना नंबर आता है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, क्या होता है, इन सारी तमाम बातों की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो का सिर्फ इकलौता मकसद है कि 10th पास करने के बाद दूसरे को देखकर, दूसरे की नकल करके, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में कोई सब्जेक्ट या कोई स्ट्रीम की चुनाव ना करें। जब तक आप नहीं संतुष्ट हैं, आपका जब तक उसमें मन नहीं लगता है, आपको उसमें लगन नहीं लगती है, तब तक आप कृपया किसी भी सब्जेक्ट की जैसे तैसे चुनाव न करें, वरना सफलता में उतनी ही बड़ी कठिनाई होगी। धन्यवाद।